ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड जेनी के साथ होती है, जो यहाँ हमारे मेल लीड हाशिम के पास 200 मिलियन का कार्ड लेकर पहुँचती है और उसे ये पैसे देकर कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो। तो हाशिम कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम्हारी शादी जांग से होने वाली है जो मेरा सगा भाई है। तो फिर जेनी बताती है कि मैं जांग से शादी नहीं करूँगी, मैं उसे अपनी शादी तोड़ने वाली हूँ। ये सुनकर वो पूछता है कि क्या तुम दोनों के बीच में फाइट हो गई है, इसलिए तुम उसे सबक सिखाने के लिए उसकी सिस्टर इन लॉ बनना चाह रही हो। हाशिम उसे समझाता है कि तुम अब बड़ी हो और अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे साथ में बैठ के डिस्कस करना चाहिए, ना कि ऐसे कुछ एक्शंस लेने चाहिए और अपने इशू को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। तो फिर जेनी बताती है कि हम दोनों के बीच का इशू कभी सॉल्व हो ही नहीं सकता है। हाशिम पूछता है कि क्या उसने तुम्हें बुली किया है, तो जेनी नहीं बोलती है। फिर ही कहता है कि फिर क्या उसने तुम्हें चीट कर दिया। तो ये सुनते ही जेनी याद करने लगती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं। जेनी अपने फियांसी जियांग के साथ एक पार्टी में गई हुई थी, जहाँ पर उसने जियांग को किसी लड़की को फ्लावर देते हुए देख ली थी। तभी उसने डिसाइड कर ली थी कि वो उससे शादी नहीं करेगी। फिर जियांग उसे मनाने के लिए जाता है और पूछता है कि मैंने बस एक लड़की को फ्लावर दे दिया, इसके बदले में तुम मेरे साथ एंगेजमेंट तोड़ने की बात कर रही हो, और या तो फिर अभी भी तुम मुझसे इस बात पर गुस्सा हो कि मैं रैन की इतनी हेल्प करता हूँ। देखो मैंने तुम्हें बताया हूँ ना कि रैन एक ऑर्फन है और उसके पास कोई भी नहीं है हेल्प के लिए, तो मैं बस उसे सपोर्ट करता हूँ। तो जेनी कहती है कि इसलिए तो मैं तुमसे शादी तोड़ रही हूँ ताकि तुम अच्छे से अपनी उस रैन के पास जाकर उसकी हेल्प कर सको। तो फिर जियांग कहने लगता है कि मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मेरे और रैन के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है और हम लोग सच में इनोसेंट है। जेनी कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशन है, क्योंकि मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि जब भी उसको तुम्हारी ज़रूरत रहती है तो तुम मुझे छोड़कर उसके पास चले जाते हो। तो अब मैं ये और नहीं सहने वाली हूँ, जब तुम आज ऐसा कर रहे हो तो आगे क्या करोगे। तो फिर जियांग कहने लगता है कि तुम ये शादी नहीं तोड़ सकती, हमारी फैमिलीज़ के बीच में बिजनेस डील हुई है और तुम अगर ये शादी तोड़ोगी तो फिर याद रखना कि इसका कितना बुरा अंजाम होगा। तो जेनी इस पर उसे कुछ जवाब नहीं देती और उसे छोड़कर चली जाती है। और यहाँ पे फ्लैशबैक खत्म होता है और जेनी सोच रही होती है कि बस हम दोनों की फैमिलीज़ के बीच की जो बिजनेस डील हुई है वो ख़राब ना हो करके मैं इसके पास आई हूँ, जो कि बचपन से ही बहुत ही कोल्ड रहा है और हमेशा ही सबसे अलग रहता है। तो हाशिम कहता है कि तुम मेरा यूज़ करना चाहती हो जियांग के साथ अपना रिश्ता तोड़ने के लिए, तो फिर तुम्हें मुझे कुछ रीज़न देना चाहिए मुझे कन्विंस करने को। तो फिर जेनी जल्दी से बैठकर उसे समझाने लगती है कि तुम्हारे डैड भी तुम्हें शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं, तो अगर तुम मुझसे शादी करते हो तो हम दोनों की फैमिलीज़ के बीच की जो बिज़नेस डील है वो अच्छे से पूरी होगी और फिर तुम्हें कोई शादी के लिए फोर्स भी नहीं करेगा, और जब बिज़नेस अच्छा चलने लगेगा तो 3-4 साल बाद फिर हम डिवोर्स ले लेंगे, और साथ ही मैं तुम्हें 200 मिलियन भी तो दे रही हूँ। तो सोचो, एक तीर से 3 निशाने हो रहे हैं। तो अभी हाशिम इस बात के लिए नहीं मान रहा होता है और वो कहता है कि मेरी शादी का डिसीजन लेने का मेरे पास पूरा हक है। तो फिर जेनी को गुस्सा आ रही होती है कि सच में इस बंदे को हैंडल करना कितना टफ है। फिर वो थोड़े पैसे और बढ़ाने लग जाती है और 230 मिलियन तक पहुंचती है। तो फिर ये कहता है कि क्या हुआ और क्यों नहीं बढ़ा रही हो। तो जेनी कहती है कि मेरे डैड ने मुझे सिर्फ इतने ही पैसे दिए और इससे ज़्यादा मैं तुम्हें नहीं दे पाऊँगी। तो फिर ये कहता है कि अगर मैं तुम्हें मना कर दूँ तो तुम नेक्स्ट क्या करोगी। तो फिर जेनी बताती है कि मैं बहुत ही ज़िद्दी हूँ, मैंने ठान ली हूँ तो मैं उससे शादी नहीं करने वाली। हाशिम पूछता है कि तुम मेरे पास आई थी हेल्प के लिए, तो क्या तुम श्योर थी कि मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो जेनी कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, हाँ इतना अच्छे से तो नहीं जानते, लेकिन मेरे हर बर्थडे पर तुम मुझे गिफ्ट दिया करते थे और मेरी बर्थडे पार्टी में भी आते थे, तो मुझे लगा कि हमारे बीच में इतना कनेक्शन तो है ही है कि कम से कम तुम शायद मुझे अपनी छोटी सिस्टर की तरह समझते होंगे तो मेरी हेल्प करोगे। जियांग सुनते के साथ ही दूसरी तरफ फेस कर लेता है। फिर ये तुरंत ही से सॉरी कहती है और बोलती है कि अगर तुम इसके लिए नहीं मान रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये शादी तो मैं नहीं करने वाली हूँ और मैं तुम्हारी फैमिली के साथ ये शादी तोड़ूंगी तो फिर तुम लोगों की कंपनी के ऊपर भी असर पड़ेगा, तो मैं इसके लिए पहले से ही तुमसे सॉरी कह रही हूँ। और तुम फिक्र मत करो, मेरी फैमिली ये शादी तोड़ रही है तो हम लोग बराबर से कंपेंसेशन भर देंगे, मैं इस बारे में अपने डैड से बात कर लूँगी। ऐसा बोलकर जेनी यहाँ से जाने लगती है, पर तभी हाशिम उसे रोकता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए मान रहा हूँ और हाँ तुम सारी चीज़ें मुझ पे छोड़ दो, मैं खुद सब हैंडल कर लूँगा। जेनी कहती है कि तुमने मुझसे पूछा नहीं कि मैं जियांग के साथ अपनी शादी क्यों तोड़ रही हूँ। तो फिर ये कहता है कि वो तो फैक्ट है ना, मुझे समझ गया है उसने तुम्हें चीट करा। फिर ये कहती है कि क्या हम दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। तो ये कहता है कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर CCTV कैमरा है। तो जेनी कहती है कि हाँ मुझे तुम्हारे बारे में मेरे डैड ने बताया था कि तुम बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो और तुम कभी अपनी बातों से नहीं पलटते, इसलिए मुझे तुम पर बिलीव है। फिर वो कहती है कि वैसे क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ।
तो हाशिन कहता है कि बोलो। तो फिर जेनी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे लाइक मत करना, मुझे चलेगा, लेकिन कभी मुझे बुरी तरीके से ट्रीट मत करना। फिर इतने में हाशिन का सेक्रेटरी आकर उसे बताने लगता है कि बॉस कॉन्फ्रेंस रूम में सभी आपका मीटिंग के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो फिर जेनी कहती है कि ठीक है, तुम अपना काम करो, और ऐसा बोलकर वो यहाँ से चली जाती है और हाशिन बस उसे देखता रह जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जेनी अपनी स्टूडियो में होती है और काम कर रही होती है। तभी यहाँ पर जियांग पहुँच जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट मिल्क टी लेकर आता हूँ। तो ये उसे रोकती है और कहती है कि तुम्हें ये सब लाने की ज़रूरत नहीं है, अब हम दोनों अलग हो रहे हैं, तो तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। तो जियांग कहता है कि मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं तुमसे अपनी शादी नहीं तोड़ना चाहता हूँ। और रही बात रैन की, तो अभी जल्दी उसकी ग्रेजुएशन होने वाली है, फिर उसकी लाइफ ट्रैक पर आ जाएगी, तो मैं उससे मिलने नहीं चाहा करूँगा। देखो तुम मुझे बताओ कि प्रॉब्लम क्या है, अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो मैं वो चेंज करूँगा। जेनी कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता कि तुम शायद मुझे लाइक ही नहीं करते हो। जियांग ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होता और कहता है कि तुम बस जेलस हो रही हो, मैं सिर्फ तुम्हें ही लाइक करता हूँ। और देखो तुम अब अच्छे से रेस्ट करो, कल तुम्हें बिजनेस ट्रिप पर जाना है। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जेनी अपने बिजनेस ट्रिप पर यहाँ होटल में होती है और तभी इसकी फ्रेंड शू से कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम इतनी जल्दी शादी करने जा रही हो और तुमने मुझे बताई भी नहीं। जेनी कहती है कि क्या तुमने कहीं से मेरे बारे में गॉसिप सुन ली। तो फिर इसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हारे बारे में जो न्यूज़ है वो हेडलाइंस पर है, वो तो अगर जियांग ने पोस्ट ना करा होता तो मुझे तो कभी पता ही नहीं लगता। ये सुनकर जेनी शॉक होती है और जल्दी से जियांग का पोस्ट देखती है कि उसने अपनी और इसकी शादी के बारे में अनाउंस करा है। फिर जेनी को तो गुस्सा आ जाती है कि आखिर ये हाइशन मेरे से पैसा लेने के बाद क्या कर रहा है। फिर ये तुरंत ही उसे कॉल लगाती है, तो पूछता है कि कौन है। तो जेनी कहती है कि मैं तुम्हारी क्रेडिटर बात कर रही हूँ। तो ये कहता है कि बोलो आखिर इतनी रात को मेरी क्रेडिटर ने मुझे क्यों कॉल करी है। जेनी कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि मेरी और जियांग की शादी के बारे में न्यूज़ हेडलाइंस पर है। तो ये कहता है कि तुम्हें अब पता चल रहा है। जेनी कहती है कि क्या तुम भूल गए तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस करे थे। तो फिर ये कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्या है। तो ये बताती है कि कल ही मैं बिजनेस ट्रिप से वापस आने वाली हूँ। तो ये कहता है कि तो फिर आ जाओ। जेनी मन में सोचती है कि अगर मैं ग्रैंडपा के सामने अपनी इंगेजमेंट तोड़ने की बात करूँगी तो फिर उन्हें बहुत ही बुरा लग जाएगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया है। हाशिन कह देता है कि तुम्हें किसी भी बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूँगा। तो फिर ये कहती है कि ठीक है, अगर तुमने प्रॉमिस पूरा नहीं करे ना तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हाशिन कहता है कि ठीक है, मैं भी देखता हूँ तुम क्या करती हो। जेनी उसे समझाती है कि देखो तुम ही अभी मेरी हेल्प कर सकते हो तो प्लीज़ कर दो, क्योंकि मैं जियांग से शादी नहीं करना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि तुम टेंशन फ्री आराम से रेस्ट करो और बिना कोई टेंशन के अब्रॉड से वापस घर आ जाओ। तो फिर जेनी उसे गुड नाइट बोलकर कॉल रखती है और सोचती है कि बस वो मुझसे झूठ ना बोल रहा हो और वो अपनी बात पूरी करे। ऑफिस के बाद हम देखते हैं कि जेनी बिजनेस ट्रिप से वापस आने के बाद डायरेक्ट जियांग के घर पर जाती है, जहाँ पर पहले से उसके डैड और स्टेप मॉम बैठे होते हैं और वो भी उसे देखकर खुश होते हैं। फिर जेनी यहाँ पर जियांग और हाइशन के ग्रैंडपा से मिलती है, जो कि उसे देखकर बहुत ही खुश हो रहे होते हैं और वो पूछते हैं कि जियांग तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया, क्या वो तुम्हें एयरपोर्ट पर पिक करने नहीं गया। तो फिर जेनी बताती है कि वो बिजी था। फिर इतने में हाउसकीपर आकर ग्रैंडपा को एक बैड न्यूज़ सुनाता है कि जियांग के बारे में एक रूमर फैल गई है कि वो अपनी फियांसी को चीट कर रहा है और किसी और लड़की के साथ है और वो फोटो में रैन को हक कर रहा होता है। तो सभी फैमिली मेंबर ये फोटो देखने लगते हैं और ग्रैंडपा की तो यहाँ तबीयत भी खराब होने लग जाती है। फिर जियांग की मॉम तुरंत ही जेनी के डैड को एक्सप्लेन करने लगती है कि इस फोटो पे आप बिल्कुल बिलीव मत करना, मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है जो वो बाहर ऐसे अफेयर चलाएगा। तभी ग्रैंडपा कह देते हैं कि मुझे जियांग पर बहुत ही गुस्सा आ रही है, उसने बहुत गलत किया है। तो अब जेनी के ऊपर है कि वो क्या करना चाहती है। जेनी कहती है कि ग्रैंडपा आप इतना परेशान मत हो, शादी की बात है ना तो आपका सिर्फ एक ही ग्रैंडसन थोड़ी ना है, हाइशन भी तो है ना, मैं उससे शादी कर सकती हूँ। तो जल्दी से मॉम कहने लगती है कि तुम एक बार जियांग से बात तो कर लो और उसे एक एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। और फिर ग्रैंडपा भी जेनी को समझाने लगते हैं कि शादी बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है। तो जेनी कहती है कि ग्रैंडपा मैं सीरियस हूँ और मैं सच में हाइशन से शादी करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन हाँ अगर वो भी मान जाए तो। तभी इतने में हाइशन यहाँ पहुँच जाता है और वो कहता है कि मैं भी शादी के लिए रेडी हूँ। तो फिर जेनी उसे देखती खुश जाती है और सोचती है कि हमने तो पहले ही हाथ मिला चुके हैं और अब बस सब इसके ऊपर है, ये सब हैंडल करेगा। हाइशन की मॉम तुरंत ही उसे डांटने लगती है और कहती है कि तुम कैसी बात कर रहे हो, ये तुम्हारे भाई की फियांसी है, तो तुम्हें उल्टा अपने भाई की हेल्प करनी चाहिए उसके बारे में ये झूठी गॉसिप हटाने में। तभी ग्रैंडपा हाइशन से पूछने लगते हैं कि जियांग के बारे में जो गॉसिप फैली है तुम्हें उसके बारे में क्या पता है। और जेनी के डैड भी पूछने लगते हैं कि क्या सच में जियांग और उस दूसरी लड़की रैन के बीच में कुछ रिलेशन चल रहा है।
तो फिर हाशिन बताने लगता है कि वो लड़की जो रैन है वो एक बार किडनैप हो गई थी और वो जियांग से बचपन में मिली थी जब वो गायब हो गया था, और तभी दोनों की फ्रेंडशिप हो गई थी और अब ये लोग इतने साल बाद मिल रहे हैं, इसलिए दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही क्लोज है। फिर ग्रैंडपा जेनी के डैड से इस बारे में पूछने लगते हैं कि अब जियांग को छोड़ो, हाइशन और जेनी की शादी के बारे में तुम क्या सोचते हो। तो जेनी के डैड तो सोचे पड़ जाते हैं और तभी जल्दी से हाइशन की मॉम कहने लगती है कि शादी के लिए कभी भी बराबर की जोड़ी होनी चाहिए, और हाइशन तो जेनी से 8 साल बड़ा है और वो हमेशा अकेला रहता है और बस कंपनी के काम में बिजी रहता है, तो जेनी को वो कहाँ ही खुश रख पाएगा। तो फिर जेनी के डैड को भी ये बात सही लगती है कि हाइशन और जेनी एक दूसरे के लिए सही नहीं रहेंगे, क्योंकि जेनी को उन्होंने बहुत ही लाड से पाले और वो हमेशा अपनी मनमर्जी चीज़ें करती है। तो फिर हाइशन जेनी के डैड को समझाने लगता है कि मैं जेनी को बचपन से बड़े होते हुए देख रहा हूँ और मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ और वो भी मुझे अच्छी तरीके से जानती है, तो वो मुझ पर ट्रस्ट करेगी। और हाँ, मैं मानता हूँ कि हमारी प्रोफेशन और हॉबीज़ बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसके साथ अच्छे से नहीं रह पाऊँगा, बल्कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जेनी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूँगा और उसे जो पसंद है वो चीज़ें करने दूँगा। ग्रैंडपा सुनकर हंसने लगते हैं और बहुत ही खुश होते हैं कि ये तो वही हुआ जो मैंने पहले डिसाइड करा था। ये सुन के जेनी कहती है कि ग्रैंडपा आप क्या कह रहे हैं। तो फिर जेनी के डैड उसे बताने लगते हैं कि एक्चुअली जब तुम दोनों छोटे थे ना, तो तुम दोनों के ग्रैंडपा ने आपस में तुम लोगों की शादी तय करे थे। फिर ये डिसाइड हुआ था कि हाइशन तुमसे 8 साल बड़ा है, तो फिर तुम दोनों की जोड़ी सही नहीं रहेगी, तो फिर हाइशन की जगह फिर जियांग की शादी तुम्हारे साथ तय हो गई थी। फिर जेनी की स्टेप मॉम कहने लगती है कि जेनी और हाइशन दोनों के नाम की मीनिंग में बहुत ही सिमिलैरिटीज़ है। तो फिर ग्रैंडपा बताते हैं कि उन्होंने जेनी और हाइशन दोनों का नाम एक दूसरे से मैच होता हुआ रखा था, कपल की जैसा। तो ये सुनकर जेनी तो और खुश होने लग जाती है। फिर इसके बाद दोनों ही कोर्ट जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आते हैं और हाशिन कहता है कि अब नेक्स्ट बारी है सर हमारी शादी को पब्लिक करने की। फिर ये अपनी मैरिज सर्टिफिकेट की फ़ोटो लेने जा रही होती है और कहती है कि मुझे कुछ कमी लग रही है। तो फिर वो भी अपने हाथ से मैरिज सर्टिफिकेट पकड़ता है और ये फ़ोटो फिर वो लोग पोस्ट कर देते हैं। फिर दोनों कार में आके बैठते हैं और जेनी देखती है कि शादी को पब्लिक करने के बाद तुरंत ही उन दोनों की कंपनी की स्टॉक प्राइस बढ़ रही है। जेनी सोचती है कि सच में 200 मिलियन वर्थ इट रहे। वो इससे कहती है कि बस हम दोनों के बीच का डिवोर्स भी इजीली हो जाए, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो फिर हाइशन ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और जेनी से कहता है कि अगर तुम ऐसे डिवोर्स की बात करोगी तो फिर जल्द ही लोगों को पता लग जाएगा कि हमारे बीच में फेक कपल वाला रिलेशन है। जेनी कहती है कि ठीक है मैं समझ गई, और वो मन में सोचती है कि मुझे अभी पब्लिक के सामने अच्छे से कपल बनने का प्रिटेंड करना होगा, रियल हस्बैंड वाइफ की तरह। फिर दूसरी ओर हम जियांग को देखते हैं जो कि रैन को यहाँ एक होटल रूम में लेकर आता है और कहता है कि तुम यहाँ पे रह सकती हो और अगर कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े तो होटल मैनेजर से बात कर लेना और फिक्र मत करो। इंटरनेट पे जो हमारे बारे में रूमर फैल गई है मैं उसे जल्द से हटाता हूँ और मैं क्रू टीम से भी बात कर लेता हूँ कि तुम अभी थोड़ा देर रेस्ट करोगी। और फिर ये बोलकर वो इसे यहीं पर ही छोड़कर चला जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है तो उसका गार्ड उसे कहता है कि उसे यहाँ पर रैन को होटल तक नहीं लाना चाहिए था, ये सही नहीं है। और वो उसे जेनी और हाइशन की शादी के बारे में बता देता है कि उसकी फियांसी की शादी उसके भाई के साथ हो चुकी है। ये जानकर जियांग को बहुत ज़्यादा शौक लग जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जेनी को यहाँ पर जियांग की कॉल आती है और वो इसे कहता है कि इंटरनेट पे जो तुम्हारी शादी के बारे में न्यूज़ है वो झूठी है ना, आखिर तुम मेरे भाई से कैसे शादी कर सकती हो। तो फिर जेनी कहती है कि ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, हम बड़े हैं तो हम जो भी करते हैं उसका अंजाम हमें ही सहना होता है। ये बोलकर जेनी उसका कॉल कट कर देती है और फिर हाइशन को घर से कॉल आती है और उसे पता लगता है कि उसका भाई जियांग घर पर गया हुआ था और उसने बहुत ही हंगामे वगैरह किया। तो ग्रैंडपा गुस्सा हो गए और उन्होंने उसे पनिशमेंट दे दी है। फिर जेनी भी ये सुन लेती है कि जियांग के ग्रैंडपा ने उसे पनिशमेंट दे दी है, तो इसे बुरा लगता है। ये कहता है कि क्या हुआ, अब तुम्हें रिग्रेट हो रहा है, देखो अब रिग्रेट करके कोई फ़ायदा नहीं है और चलो अब मैं तुम्हारे डैड के घर पर तुम्हें पहले छोड़ देता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि हाइशन यहाँ पर अपने घर पर पहुँचता है और देखता है कि उसका भाई जियांग यहाँ पर बारिश में नील डाउन करा हुआ है और वो हाइशन को देखते ही रोने लगता है और कहता है कि भाई आप ज़रूर यहाँ पर मेरी हेल्प करने आए होंगे ना, आपकी ग्रैंडपा सुनते हैं तो आप प्लीज़ उन्हें मेरे बारे में बताओ और जेनी को भी एक्सप्लेन करो कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो सारी रूमर झूठी है। और भाई मैं जानता हूँ कि आपने बस कंपनी की वजह से ये शादी करे होंगे ना, और आप तो जेनी के बारे में कुछ फील ही नहीं करते हैं और बस आपने मेरी हेल्प करने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिए। भाई मैं सही कह रहा हूँ ना, और आप जल्दी उसे डिवोर्स ले लेंगे ना और जेनी को छोड़ देंगे। तो फिर ये कहता है कि सिचुएशन अभी बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो चुकी है। तो जियांग कहने लगता है कि भाई मेरे और रैन के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बस फ्रेंड्स हैं और मैं इस बारे में
जेनी के डैड को भी एक्सप्लेन कर दूंगा और उससे भी माफ़ी मांग लूँगा। तो फिर हाइशन इसे इसकी और रैन की वो हक करने वाली फ़ोटो दिखाता है और पूछता है कि क्या अब ये देखने के बाद भी तुम बस उसके साथ अपनी रिलेशनशिप को फ्रेंड्स का नाम दोगे। तो जांग रोते हुए बताने लगता है कि रैन को किसी ने हैरेस करने की कोशिश किया था और मैंने बस उसकी हेल्प किया, तो मैं बस उसे कंफर्ट करने के लिए हक कर रहा था और कुछ भी नहीं। तो प्लीज़ भाई आप ही मेरी हेल्प करो और मेरा नेम क्लियर करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर हाशिन कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, इसके पहले तुम क्लियरली ये सोचो क्या कि मैंने अगर ये प्रूव कर दिया कि रैन और तुम्हारे बीच में कुछ भी नहीं है तो फिर ये भी जान लेना कि रैन का करियर ख़त्म हो जाएगा और फिर उसका कुछ भी नहीं हो सकता। तो तुम बताओ कि तुम किसे चूज़ करोगे, रैन को या फिर जेनी को। तो फिर तो जांग रैन को ही चूज़ करता है और बताता है कि बचपन में उसने उसकी जान बचाई थी तो इसलिए वो उसे रिपे करना चाहता है और कुछ भी नहीं, और इससे ज़्यादा वो उसे लाइक नहीं करता है। फिर हाइशन कहता है कि देखो अब तुमने खुद ही अपना डिसीजन ले लिए और दिखा दिए कि जेनी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तो फिर जांग कहता है कि भाई मेरे लिए आप जेनी का ख्याल रखना। तो हाइशन गुस्से में कहता है कि मैं उसके साथ कैसे रहूँगा, ये तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले, तुम्हें इन सब में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोलकर हाइशन इसे अम्ब्रेला देकर चला जाता है। फिर दूसरी ओर हम देखते हैं कि जेनी अपने डैड और स्टेप मॉम को अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखा रही होती है और वो लोग यहाँ उसकी शादी से बहुत ही खुश हो रहे होते हैं और वो जेनी से कहते हैं कि अब उसकी और हाइशन की शादी हो गई है तो दोनों को साथ में रहना चाहिए और रिलेशनशिप डेवलप करनी चाहिए। जेनी इसके लिए मान जाती है और फिर उसके डैड उसे समझाने लगते हैं कि आगे चल के लाइफ में उसे कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसे बिल्कुल भी अपने आप को अकेला समझने की ज़रूरत नहीं है। और वो उसे ये भी समझाते हैं कि इंसान का दिल बहुत ही जल्दी चेंज हो जाता है, तो अगर कभी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता है कि कोई बंदा तुम्हारे साथ बिल्कुल ही चेंज हो जाए तो तुम उसकी परवाह मत करना और ना कभी खुद को ब्लेम करना और कुछ भी सह के मत लेना और उल्टा उसे सबक सिखाना जो तुम्हें बुली करे। तो जेनी कहती है कि डैड मैं आपकी बेटी हूँ और आपने मुझे इतना कुछ सिखाया, मैं कभी अपने आप को ऐसे बुली होने नहीं दूंगी। जेनी की स्टेप मॉम भी उसे अच्छी अच्छी चीज़ें समझा रही होती है और उसे कहती है कि तुम तो जानती हो कि हाइशन कितना कोल्ड टाइप का है, तो अगर तुम्हारे दिल में कोई भी बात रहेगी ना तो उसे क्लियरली बता देना क्योंकि वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बंदा है। अगर तुम उसे अपनी सारी चीज़ें बताओगी कि तुम्हें क्या चीज़ से तकलीफ है और क्या नहीं तो वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। और एक रिलेशनशिप में दोनों तरफ से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, इसलिए तुम अपनी तरफ से सारी चीज़ें क्लियर रखना। जेनी अपने डैड और स्टेप मॉम को थैंक्स कर रही होती है और स्टेप मॉम उसे कहती है कि तुम हमेशा ये याद रखना कि तुम्हारे डैड और मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करने वाले, चाहे तुम जो डिसीजन लो, और हमेशा हम बस यही चाहते हैं कि तुम हैप्पी रहो और कुछ भी नहीं। तो फिर जेनी खुश होकर अपनी स्टेप मॉम को हक करती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जेनी हाइशन को कॉल करके उसे घर पर आने के लिए बोलती है। फिर वो कंपनी से तुरंत घर पहुंचता है और पूछता है कि क्या हुआ है। तो मेड उसे बताने लगती है कि मिस ने मुझे चाय लाने के लिए बोला था लेकिन चाय नहीं थी तो मैंने उन्हें जूस दे दी, पर फिर इन्हें मेरी कोई बात बुरी लग गई और ये मुझसे बहुत ही ज़्यादा नाखुश है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि असल में इस मेड ने जेनी से बदतमीजी की होती है। जेनी ने इसे चाय लाने के लिए बोली थी तो उसने दूसरी चीज़ ले आई, तो जेनी ने बोली फिर मैं इसे नहीं पीऊँगी, तुम बस मेरे लिए पानी ले आओ। तो मेड उसे बताती है कि इस फैमिली में कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं की जाती है तो फिर आपको ये पीना ही पड़ेगा। तो इसी बात पर जेनी गुस्सा हो जाती है और यहाँ पर फ्लैशबैक ख़त्म होता है और वो इस मेड से कह देती है कि तुमने मुझे बहुत ही अपसेट कर रही हो और इसलिए मैं तुम्हें फायर कर रही हूँ। इस पर मेड कहने लगती है कि आप मुझे बुली कर रही हैं। तो फिर जेनी कहती है कि मैं आखिर तुम्हें फायर क्यों नहीं कर सकती। वो इस बारे में हाइशन से पूछती है तो हाइशन फिर इस मेड को ऑर्डर दे देता है कि तुम अपनी सैलरी जाके ले लो और अब से तुम यहाँ पर काम करने नहीं आओगी। तो मेड कहती है कि बॉस आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो हाइशन कहता है कि तुमने मेरी वाइफ की बेइज्जती करी हो और यहाँ पर मेरी वाइफ की चलेगी, तो मेरी वाइफ अगर तुमसे खुश नहीं है तो मैं ही तुम्हें खुद फायर कर रहा हूँ। फिर ये मेड गुस्सा होकर चली जाती है और फिर जेनी को खुशी मिलती है कि हाइशन ने सच में उसकी इज्जत रख लिया। और फिर इसके बाद हाइशन खुद ही जेनी के लिए चाय बना कर लाता है और उसे देता है। जेनी जैसी उसे टेस्ट करती है तो उसे पसंद आता है और वो सोचती है कि सच में इसे तो ये भी पता है कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। फिर इतने में मेड आंटी हाइशन को आकर बताती है कि आपका और वाइफ का रूम मैंने क्लीन कर दी हूँ। फिर यहाँ पर हाइशन जेनी से कहता है कि तुम मास्टर बेडरूम में सो जाना और मैं गेस्ट रूम में सो जाऊँगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब जेनी अपने रूम से बाहर आती है तो वो बिल्ली को देखकर खुश हो जाती है और पूछती है कि ये कहाँ से आई। तो फिर हाइशन बताता है कि ये मेरी पाली हुई बिल्ली है और अगर तुम्हें बिल्ली पसंद ना हो तो मैं इसे अपने ग्रैंडपा के घर पे भिजवा देता हूँ। तो जेनी कहती कि नहीं, मुझे बहुत ही पसंद है और इसकी आइज़ भी मेरी तरह ब्लू है। फिर जेनी इस बिल्ली के साथ खेलने लगती है तो हाइशन उसे देख रहा होता है। तभी जेनी पूछती है कि वैसे तुम अपनी इस पेट को किस नाम से बुलाते हो। तो हाइशन कहता है कि मैं तो इसे बिल्ली कहता हूँ
तो जेनी तो शौक रह जाती है कि कौन अपने पेट को बिना नाम के रखता है। फिर मेड आंटी उसे कहती है कि मिस क्यों ना आप ही बिल्ली को एक नाम दे दो। तो जेनी इसका नाम शाओ रख देती है और हाइशन इसे देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि रात में जेनी अपना स्टडी रूम में बैठकर काम कर रही होती है और जब हाइशन अपना कंपनी से घर आता है तो वो उसे स्ट्रिक्टली काम छोड़कर रूम में जाकर सोने के लिए बोलता है कि इतनी देर रात अगर वो जागेगी तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो फिर ये उसकी बात मानकर जाने लगती है। तो कहता है कि लाओ अपना फ़ोन भी दो, आपसे रूल है कि तुम फ़ोन नहीं लेकर जाया करोगी, फिर तुम ठीक से सो नहीं पाती हो। तो फिर जेनी गुस्से में फ़ोन भी दे देती है और फिर जेनी को ऐसे परेशान करके हाइशन तो यहाँ स्माइल करने लगता है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि जेनी अपने रूम में होती है और वो अपनी फ्रेंड से वीडियो कॉल पे बात कर रही होती है और उसे बता रही होती है कि वो और हाइशन सेम रूम में नहीं रहते हैं बल्कि अलग अलग सोते हैं। तो फिर उसकी फ्रेंड कहती है कि ये क्या, तुम दोनों की शादी होने के बाद भी तुम लोग अलग अलग हो और तुझे अभी तक इतने अच्छे हस्बैंड का फ़ायदा उठाने को नहीं मिला, फिर तो फ़ायदा ही क्या। तभी इतने में जेनी देखती है कि बारिश होने लग रही है। तो फिर वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि अब मैं सो जाती हूँ। फिर जेनी सो जाती है पर बारिश की आवाज़ की वजह से उसे सपने में अपनी मॉम दिखाई दे रही होती है कि कैसे वो कार एक्सीडेंट में उसके सामने ही मर गई थी और फिर उसके डैड उसकी मॉम के लिए रो रहे थे। फिर ये सपना देखकर जेनी जाग जाती है और बारिश की आवाज़ से उसे बहुत डर लग रही होती है। फिर हम देखते हैं कि हाइशन जल्दी में घर पर आता है क्योंकि उसे इस बारे में पता है कि जेनी को बारिश की आवाज़ से डर लगता है। वो जल्दी से उसके रूम में आकर उसके पास आता है और कहता है कि मैं बस खिड़की और दरवाजे बंद करने आया था। तो ये कहती है कि मैंने पहले ही बंद कर ली थी। फिर ये कहता है कि तुम चाहती हो कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ रुकूँ। तो जेनी कहती कि नहीं। फिर हाइशन उसके लिए जो रिंग लेकर आया था वो यहीं पर ही रख देता है और यहाँ से बाहर चला जाता है। तो जेनी सोचती है कि ये भी कोई पूछने वाली बात हुई, तुम्हें पता है मुझे यहाँ तुम्हारी ज़रूरत है। पर फिर हम देखते हैं कि हाइशन तो बस नाइट ड्रेस चेंज करने गया था और वो यहाँ जेनी के रूम में ही आ जाता है। पर वो गुस्से में मुंह बना के बैठी होती है और उसे कहती है कि तुम मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हो। तो ये कहता है कि फिर जैसे मैं कैसे अच्छा नहीं हूँ। जेनी कहती है कि बस अच्छे नहीं हूँ। तो फिर ये कहता है कि देखो बहुत रात हो गई है ना, तो तुम सो जाओ। तो फिर जेनी लेट जाती है और देखती है कि उसने हाथ में रिंग पहना हुआ है और वहाँ टेबल पे भी एक रिंग रखी है। तो फिर वो जल्दी से अपनी वाली रिंग उठाकर अपने हाथ में पहन लेती है। तो फिर ये उसे बताता है कि वेडिंग रिंग को लेफ्ट हैंड में पहनते हैं। तो फिर वो जल्दी से दूसरे में पहनने लगती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था और फिर उसे गुड नाइट बोलकर सोने की कोशिश करती है। और तभी उसे क्वेश्चन करती है कि वैसे क्या तुम्हें ब्लू कलर पसंद है, क्योंकि तुम्हारी रिंग भी ब्लू कलर की है और तुमने जो वॉच पहने वो भी ब्लू कलर की है, तुम्हारी बिल्ली की आइज़ भी ब्लू है। ये कहता है कि ये सब बस कोइंसिडेंस है। तो ये कहती है कि अच्छा, और फिर दूसरी तरफ फेस करके लेट जाती है और सोचती है कि मेरी आइज़ भी ब्लू है, लेकिन कभी इसने बताया नहीं कि इसे मेरी आंखें भी पसंद होंगी। और फिर जेनी जब सो जाती है तो हाइशन उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके रूम से बाहर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जेनी ब्रेकफास्ट कर रही होती है और तभी हाइशन भी अपना काम पर जाने के लिए बाहर निकलता है और देखता है कि जेनी के 2 लगेज यहाँ पर है। तो फिर जेनी मन में सोचती है कि अरे हाँ, मैं तो इसे बताने ही भूल गई कि मैं बाहर जाने वाली हूँ। फिर जेनी जल्दी से उसे बताती है कि मुझे थोड़ा फ़ोटोशूट के लिए एक जगह पर घूमने जाना है, तो फिर मैं अभी निकलने वाली हूँ। हाइशन कहता है कि तुमने कब से जाने का प्लान करी थी। तो जेनी कहती है कि मैंने अब भी डिसाइड करी। तो फिर कहता है कि तुम मुझे ऐसे फूल नहीं बना सकती। तो फिर जेनी तुरंत ही उसे सॉरी कहती है और कहती है कि मैं अगली बार ना तुम्हें एडवांस में बता दूंगी। फिर हाइशन जल्दी से उसके लिप्स क्लीन करता है और कहता है कि सेफ्टी से जाना और होटल पहुंचने के बाद मुझे अपना लोकेशन सेंड करना। तो जेनी कहती है कि ठीक है और वो खुशी खुशी अपना चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि जेनी अपनी जगह पर पहुंच जाती है और वहाँ पर वो अच्छे से फ़ोटो लेकर हाइशन को सेंड कर देती है और देखती है कि उसने वही कैट वाली डीपी लगाया है। तो ये बहुत ही खुश हो रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद जेनी को गुस्सा आने लगती है कि उसने अभी तक मेरे मैसेज देखा नहीं, तो फिर आखिर उसने मुझसे मांगा क्यों है। फिर वो मैसेज भी डिलीट कर देती है और साथ ही उसने जो कैट वाली डीपी लगा ली थी वो भी वो हटा देती है। तभी इतने में यहाँ पर इसे हाइशन की कॉल आती है और वो पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। तो फिर जेनी उसे बताने लगती है कि यहाँ मैं बीच के राइट साइड पर बैठी हुई हूँ और क्या तुम यहाँ पर आने का सोच रहे हो। तो ठीक है, मैं तुम्हें 10 मिनट का टाइम देती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं रुकने वाली हूँ, चाहे तुम कोई भी मिस्टर हाइशन होंगे, मैं नहीं देखने वाली। तो ये कहता है कि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और वो उसे पीछे देखने के लिए बोलता है। तो फिर जेनी तो हाइशन को देखकर खुश हो जाती है कि उसने यहाँ पर आके उसे सरप्राइज़ दिया है। फिर वो उसे पूछती है कि वैसे तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर हूँ, क्या तुमने मेरे फ़ोन में कोई ट्रैकर लगा के रखे हो। तो ये कहता है कि पहला तो ये कि मैं किसी के प्राइवेट मैटर कि मैं किसी की प्राइवेसी के साथ ऐसा नहीं कर सकता, और दूसरा ये कि तुमने पोस्ट करी थी खुद ही, इसलिए तो मैं यहाँ पहुँच गया। जेनी कहती है कि अच्छा, तो तुम मेरा पोस्ट देखते हो तो फिर तुम लाइक क्यों नहीं करते। हाँ,
तो ये कहता है कि मैं किसी का भी पोस्ट नहीं लाइक करता। जेनी कहती है कि ठीक है फिर आपसे मेरा करना। तो ये कहता है कि क्या ये ज़रूरी है? तो ये कहती है कि ऑफ कोर्स मुझे लाइक्स की कमी है और अगर तुम दोगे तो मुझे खुशी मिलेगी। तो ये कहता है कि ठीक है मैं याद रखूँगा। तो फिर जेनी खुश हो जाती है। इसके बाद ये लोग यहाँ से जाने के लिए निकल रहे होते हैं और हाइशन इसका हाथ पकड़ता है और तभी वो उसके हाथ में लगी हुई उस चोट के निशान को फील करता है। जेनी कहती है कि याद है ना ये निशान तुम्हारी वजह से हुआ था। फिर हमें फ्लैशबैक में जेनी के हाई स्कूल वाला टाइम दिखाते हैं जब वो चुपके से अपनी डैड की सिगरेट को लेकर स्मोक करने का सोच रही थी और जैसे ही उसने सिगरेट को जलाई थी तभी वहाँ पर हाइशन पहुँच गया था। तो उससे छुपाने के लिए जल्दी से उसने अपने हाथ में उसे ले ली थी और तभी उसके हाथ में चोट लग गई थी, जिसे देखने के बाद हाइशन ने उसे डांटा था कि क्या तुम्हें मार खाना है। और फिर वो जल्दी से उसे लेकर जाकर उसके हाथ की चोट पर मेडिसिन भी लगाता है। फिर फ्लैशबैक यहाँ पर ख़त्म होता है और जेनी और हाइशन यहाँ होटल के बाहर पहुँचते हैं और तभी यहाँ पर हाइशन का सेक्रेटरी पहले ही पहुँच चुका होता है और वो इन लोग को बताने लगता है कि होटल के सारे रूम ऑलरेडी बुक हो चुके हैं और सिर्फ एक ही रूम बचा है। तो जेनी से वो पूछता है कि क्या उसे अब क्या दूसरे होटल में जाना है। तो फिर जेनी मान जाती है कि ठीक है हम लोग रूम शेयर कर लेंगे और वो अपना रूम में जाने के लिए होटल के अंदर जाती है। और फिर हाइशन खुश हो रहा होता है और हमें पता लगता है कि उसने अपने सेक्रेटरी को कहकर होटल के सारे बचे हुए रूम को खरीद लिया होता है, इसलिए कोई भी रूम नहीं बचा था। फिर जैसे यहाँ पर ये लोग रूम में आते हैं तो जेनी हाइशन से कहती है कि तुम फिक्र मत करना, मैं बहुत ही अच्छे से सो सकती हूँ। फिर जैसे ही हाइशन यहाँ बेड पर आता है तो जेनी उसे कहती है कि तुम फिक्र मत करना, मैं बहुत ही अच्छे से सोती हूँ। और फिर वो उसे बताती है कि वैसे कल यहाँ पर एक डांस प्रोग्राम होने वाला है तो मैं उसे देख कर ही घर जाना चाहती हूँ। हाइशन कहता है कि ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। जेनी कहती है कि क्या तुम्हारे काम को डिले नहीं हो जाएगा। तो ये कहता है कि नहीं, तुम्हारे लिए मैं फ्री हूँ। फिर जेनी खुश होती है और वो सोने के लिए एक मेडिसिन लेने जा रही होती है तो हाइशन उसे रोकता है और कहता है कि सोने का टाइम है ना तो कोई मेडिसिन मत लो। जेनी कहती है कि ये मुझे मेरी डॉक्टर ने दिया है, तभी मुझे नींद आएगी। हाइशन मना करता है कि नहीं ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है तो इसे बिल्कुल मत लो। तो फिर जेनी उसकी बात मानकर सोने की कोशिश करती है। फिर उसे नींद नहीं आती तो वो हाइशन से कहती है कि अब तुमने मुझे वो मेडिसिन लेने नहीं दी हो तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है मुझे सुलाना, तो चलो मुझे एक स्टोरी सुनाओ। तो फिर हाइशन मान जाता है और उसे एक स्टोरी पढ़कर सुनाने लगता है। और फिर जब जेनी सो जाती है तो फिर वो उसे देखकर उसे गुड नाइट विश करता है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि बेचारा हाइशन यहाँ बैठ के एकदम किनारे पे सो रहा होता है और जेनी यहाँ पर उसे फिर भी टच करके पूरा सो रही होती है। जैसे वो उठती है तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है कि वो ये कैसे सो रही थी। तभी हाइशन भी उठ जाता है तो जेनी उसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगती है कि तुम कैसे सो रहे थे, हाँ मैं बहुत ही अच्छे से सोती हूँ और तुमने ये सब क्या करे। तो ये कहता है कि हाँ तुम्हारा स्लीपिंग पोस्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो फिर जेनी उसे बताती है कि वैसे मैं अकेले में तो अच्छे से ही सोती थी और जल्दी से भाग जाती है। तो फिर ये तो स्माइल करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि ये लोग वो डांस प्रोग्राम देखने के लिए बाहर जाते हैं और जेनी बहुत सारी फ़ोटोज़ ले रही होती है और हाइशन से कहती है कि बस यहाँ पर फायरवर्क्स भी हो रहा होता तो और अच्छा लगता। तो तुरंत ही हाइशन अपने सेक्रेटरी को इशारा करता है और फिर वो यहाँ पर फायरवर्क्स का इंतज़ाम कर देता है। जेनी ये देखकर बहुत ही खुश होती है और हाइशन को हक करके उसे थैंक्स कर रही होती है। तो फिर ये कहता है कि ये भी कोई थैंक्स करने वाली चीज़ है। तो जेनी कहती है कि तुम हम लड़कियों को बिल्कुल नहीं जानते हो, हमें ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। फिर दोनों बाहर इंजॉय करने के बाद वापस से होटल रूम में आ जाते हैं और हाइशन यहाँ पर अपना काम कर रहा होता है। तभी जेनी उसे कहती है कि मैंने अपना एक वीडियो पोस्ट करी हो तो उसे जल्दी से लाइक कर देना, ठीक है, मुझे अपनी लाइक बढ़ानी है। हाइशन कहता है कि तुमने क्या पोस्ट करी हो। तो ये कहती है कि अभी जो मैंने वीडियो बनाई थी। तो फिर ये से अपना फ़ोन दे देता है और कहता है कि तुम ही कर दो। जेनी कहती है कि क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हारे फ़ोन में कुछ भी प्राइवेसी को लीक कर दूँगी। तो फिर हाइशन कहता है कि कर लो, कुछ भी नहीं है। तो फिर जेनी यहाँ पर उसका फ़ोन यूज़ करने लगती है और वो जल्दी से उसके फ़ोन में अपने नाम को वाइफ के नाम से सेव कर लेती है और जल्दी से दूसरी तरफ लेट कर सोने लगती है। हाइशन अपना लैपटॉप रखता है और जेनी को अपनी तरफ खींचता है और कहता है कि मेरा फ़ोन यूज़ करते टाइम तो तुम बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग बन रही थी और अब नर्वस हो रही हो। जेनी कहती कि बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं सोच रही थी कि मैं इतनी अच्छी और प्यारी लड़की हूँ लेकिन मेरी स्लीपिंग पोस्चर की वजह से तुम्हारी रेस्ट ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैं तुमसे दूर थी। तो फिर हाइशन तो यहाँ जेनी को और अच्छे से अपने करीब कर रहा होता है। फिर जेनी उसे टच करने लग जाती है तो वो कहता है कि नहीं, अभी जल्दी से सो जाओ, फिर सुबह हमें जाना भी तो है तो तुम्हारी नींद पूरी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही दोनों यहाँ पर वापस से अपने घर आ जाते हैं और जेनी ने मेड आंटी के लिए भी कुछ गिफ्ट लेकर आई होती है जो वो उन्हें दे देती है और फिर वो हाइशन को भी एक गिफ्ट देती है जो कि उसे बहुत ही पसंद आता है और वो जेनी से कहता है कि तुमने पहली बार मुझे कोई गिफ्ट दी हो,
जेनी कहती है कि फीलिंग्स कभी भी दो तरफा होनी चाहिए ना, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर वो भी खुश होता है। फिर दोनों जब लंच कर रहे होते हैं तो जेनी से बताती है कि आज मुझे अर्जेंटली एक एक्ट्रेस की फ़ोटोशूट करने के लिए जाना है। फिर हम देखते हैं कि फ़ोटोशूट के सेट पर जो एक्ट्रेस यहाँ पर आई होती है वो तो बस यहाँ हाइशन के लिए आई होती है। उसे लग रहा होता है कि मिस्टर हाइशन की शादी हो गई है, तो क्या हुआ, उन्होंने बस अपने भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए बिजनेस मैरिज करे और उन लोग के बीच में कोई भी फीलिंग्स नहीं है। और कहती है कि वो यहाँ पर बड़ा हंगामा करेगी ताकि हाइशन को यहाँ पर आना पड़े और इसके लिए वो फोटोग्राफर असिस्टेंट को अपना निशाना बनाएगी। फिर जब यहाँ पर असिस्टेंट इसका कपड़ा ठीक कर रही होती है तो ये जानबूझ के उसे धक्का दे देती है और उसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देती है कि वो ठीक से काम नहीं कर रही थी। तो फिर जेनी यहाँ अपनी उस असिस्टेंट की साइड लेने के लिए इसे चिल्लाती है। तो भी एक्ट्रेस अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होती और उसका मैनेजर भी कहता है कि यहाँ पर कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं है, तो आप लोग हमारी एक्ट्रेस को ऐसे झूठा नहीं बोल सकते। फिर जेनी यहाँ स्टाफ से कहती है कि यहाँ के पर्सन इंचार्ज को बुलाने के लिए बोलो जो सब कुछ ठीक करे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर हाइशन पहुँच जाता है जेनी की हेल्प करने के लिए और ये एक्ट्रेस सीधा उसके सामने जाती है उससे बात करने। तो जेनी भी समझ जाती है कि यानी इसका निशाना ये था, इसके लिए ही ये सारा बहाना कर रही थी। फिर वो सेक्रेटरी को मैसेज कर देती है कि 5 मिनट में ये सारी चीज़ें सॉल्व होनी चाहिए। तो फिर वो कह देता है कि ठीक है आप टाइमर लगा लो। और फिर ये एक्ट्रेस और उसका मैनेजर मिलकर जेनी के ऊपर इल्ज़ाम डालने लगते हैं कि पहले तो उसकी फ़ोटोग्राफ़र असिस्टेंट ने उसका ड्रेस ख़राब करी और उल्टा वो अपने असिस्टेंट की साइड ले रही थी। तो एक्ट्रेस यहाँ पर हाइशन से कहती है कि ऐसी फ़ोटोग्राफ़र को आपको निकाल देना चाहिए। तो फिर हाइशन जेनी की तारीफ़ करते हुए बताता है कि वो कितनी फेमस फ़ोटोग्राफ़र है और उसने कितने अवार्ड जीती है और उसके ऊपर वो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो गलती कर सकती है। तो फिर ये लोग तो शॉक हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं था कि ये इतनी फेमस फ़ोटोग्राफ़र है। और फिर हाइशन यहाँ जेनी से बात करने लगता है और वो उसे कहती है कि अच्छा तो ये तुम्हारी जगह थी, मुझे तो पता ही नहीं था। फिर ये एक्ट्रेस सुन लेती है और इसे शौक लगता है कि मिस्टर हाइशन की वाइफ कोई और नहीं बल्कि यही है। और फिर इस एक्ट्रेस के मैनेजर को कॉल आ जाती है इन लोग की कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होने की। तो फिर ये एक्ट्रेस सीधा जेनी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप बहुत ही पावरफुल हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी पावर का गलत फ़ायदा उठाओगी और हमें बुली करोगी। मैं बोल रही हूँ ना कि इस फोटोग्राफर ने सच में मेरा ड्रेस ख़राब करी थी। जेनी कहती है कि झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखी थी कि उसने तुम्हें टच भी नहीं करी। तो फिर ये कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो। जेनी कहती है कि अच्छा तो तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हूँ। और फिर ये जो असिस्टेंट होती है वो इस एक्ट्रेस को बताती है कि वो उसकी फ़ैन थी और उसे इतना पसंद करती थी, लेकिन आज उसकी असलियत उसे दिख गई। जेनी अपनी असिस्टेंट से कहती है कि तुम अपना घर जाके रेस्ट करो और छुट्टी ले लो। तो फिर वो चली जाती है और फिर हाइशन और जेनी भी यहाँ से जाने लगते हैं। तो ये एक्ट्रेस जल्दी से हाइशन को रोकती है और कहती है कि बॉस क्या आप मुझे बताएंगे कि आखिर आपने मुझे अपनी कंपनी की स्पोक्स पर्सन क्यों बनाए थे, क्योंकि मेरी वजह से आपकी कंपनी को फ़ायदा है ना, तो आप मुझे क्यों निकाल रहे हैं। फिर हाइशन जेनी को हक करते हुए इसे कहता है कि क्योंकि तुम मेरी वाइफ के अगेंस्ट गई हो और जब मेरी वाइफ ने कह दी है कि तुम सही नहीं हो तो मैं तुम्हारी जैसी बंदी को अपने कंपनी में रखूंगा ही नहीं। और वो यहाँ पर जेनी के अच्छे से साइड ले रहा होता है तो जेनी उसे पीछे से हाथ करते हुए शाबाशी दे रही होती है और फिर इस एक्ट्रेस को सबक सिखाकर हाइशन जेनी को यहाँ से लेकर जाने लगता है और कहता है कि क्या मैंने अच्छा किया। तो जेनी कहती है कि हाँ आज तुमने मुझे अच्छे से खुश करे। और फिर वो इसे पूछती है कि वैसे ये बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वर्ल्ड क्लास में फ़ेमस हूँ और मैंने बहुत अवार्ड जीती हूँ। तो फिर ये कहता है कि तुम भूल गई, तुमने खुद ही ग्रैंडपा को बताई थी अपनी बर्थडे पार्टी में, तो मैंने भी वहाँ पर सुन लिया था। तो ये सुनकर फिर वो खुश जाती है कि उसे ये भी याद था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेनी अपनी फ्रेंड से मिलने उसके क्लब गई होती है और दोनों ही फ्रेंड्स यहाँ पर मिलकर खुश हो रहे होते हैं। जेनी की फ्रेंड उसे कहती है कि आखिर तुम्हारी और तुम्हारे हस्बैंड की लाइफ कैसी चल रही है, क्या वो हाइशन तुम्हारे साथ अच्छे से। जेनी कहती है कि हाँ बहुत ही अच्छे से, मैंने जितना एक्सपेक्ट नहीं करी थी उससे कहीं ज़्यादा। तो फिर इसकी फ्रेंड खुश होती है कि कम से कम वो तुम्हारे साथ अच्छे से, यही बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही तुम अपनी लाइफ बिताओ। फिर जेनी अपनी फ्रेंड से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे डैड मेरी स्टेप मॉम से प्यार करते हैं। तो फिर जेनी की फ्रेंड कहती है कि बिल्कुल, मैंने उनके बारे में बहुत सुनी हो कि वो बहुत ही अच्छी मैन है। जेनी पूछती है कि फिर तुम्हें क्या लगता है कि वो मेरी मॉम से प्यार करते होंगे। नहीं ना, वो करते थे लेकिन अब उनकी लाइफ में कोई और ही है, लेकिन मैं चाहूँगी कि मेरी लाइफ में कोई और ही आए और मैं ऐसी ही हूँ, मैं मरते दम तक एक ही से प्यार करूँगी। फिर जेनी की फ्रेंड उसे कहती है कि अब मुझे समझ आया कि हम लोग तुमसे फोटोग्राफी में या हर चीज़ में इतना पीछे क्यों हैं, क्योंकि तुम सच में रियल आर्टिस्ट हो, तुम सब चीज़ों को इतना सीरियसली लेती हो। जेनी कहती है कि मुझे तो ऐसे ही प्यार चाहिए। तो जेनी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरा हस्बैंड मुझे वैसा प्यार नहीं दे सकता है।
तो फिर इसकी फ्रेंड कहती है कि हम लोग वो सब बातें छोड़ते हैं और फिर ये दोनों मिलकर ड्रिंक करने लग जाते हैं और जेनी बहुत ही ड्रंक हो जाती है। और तभी यहाँ पर हाइशन उसे लेने के लिए आया होता है और जेनी की फ्रेंड तुरंत ही उसे एक्सप्लेन करने लगती है कि मैं इसकी बहुत ही अच्छी फ्रेंड हूँ और ये क्लब मेरा ही है, तो मैं उसकी सेफ्टी का ध्यान ही रख रही थी। तो ये कहता है कि मैं जानता हूँ तुम इसके साथ बड़ी हुई हो, इसलिए मुझे तुम पे ट्रस्ट है। वैसे भी जेनी के यहाँ पर ज़्यादा फ्रेंड नहीं है, तो तुम इससे मिलने आया करना, जेनी को अच्छा लगेगा। और फिर हाइशन यहाँ जेनी को अपना कोट पहना देता है और उसे अपने साथ यहाँ से लेकर जाने लगता है। तभी वो बीच रास्ते में उसे पकड़ के हक करने लगती है और पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कितने साल के हो और तुम कितने पैसे लेने वाले हो। तो ये कहता है कि ध्यान से देखो मैं कौन हूँ। तो जेनी फिर उसे अच्छे से देखती है और तुरंत ही उसे किस कर लेती है और फिर उसके ऊपर ही सोने लगती है। तो हाइशन सोचता है कि अब ये तीसरी बार है जो उसने मुझे किस करी है। वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला कि कैजुअली ऐसी किसी को भी किस नहीं किया जाता है। ऐसा बोलकर वो उसे उठा लेता है। तो जेनी उसे कहने लगती है कि मैं किसी को भी थोड़ी ना किस कर रही हूँ, अपने हैंडसम बॉय को किस कर रही हूँ। तो फिर ये सुनकर वो शॉक होता है और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब ये दोनों छोटे थे तभी इन दोनों की फैमिलीज के बीच में फ्रेंडशिप थी, तो आना जाना तो था ही। और जेनी को हमेशा से हाइशन बहुत ही हैंडसम लगता था और एक बार तो उसने उसे किस भी करी थी और तभी भी वो उसे हैंडसम ब्रदर ही कहती थी। फिर यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म होता है और यहाँ पर हाइशन जेनी को घर ले आता है और उसे कहता है कि जाओ तुम तुरंत ही जाके शावर ले लो और 10 मिनट में अगर तुम निकली नहीं तो मैं खुद तुम्हें लेने आ जाऊँगा। जेनी बहुत ही शर्मा जाती है और फिर वो बाथरूम में चली जाती है। इसके बाद वाके देखता है कि ये तो यहीं पर ही सो गई, तो ये तुरंत ही उसे उठाता है और फिर उसे बेड पर लाके बैठाने के बाद उसके लिप्स जल्दी से साफ करने लगता है। जेनी कहती है कि अगर तुम्हें मुझे किस करना है तो जल्दी करो। तो ये कहता है कि किसने बोला कि मुझे किस करना था। जेनी उसके नज़दीक जाती है और फिर उसे किस करके कहती है कि सॉरी, एक्चुअली मुझे करना था। और फिर उसके बाद वो सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जेनी की नींद खुलती है तो वो देखती है कि हाइशन उसका ब्रेकफास्ट के लिए इंतजार कर रहा है। फिर वो कोई काम का बहाना लेकर अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है और जेनी को अपसेट देखकर उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम लोग का कोई झगड़ा हो गया। तो जेनी से नहीं बताती। फिर इसके बाद जब वो वापस से घर आती है तो वो चुपके से अपने रूम में जाने वाली होती है, पर जल्दी से हाइशन उसे रोकता है और पूछता है कि आखिर तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। जेनी कहती है कि नहीं तो फिर कहता है कि ठीक है, फिर मेरे पास आके बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। तो फिर जेनी उसके पास जाती है और ये उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे एक्सप्लेन नहीं करोगी कि कल रात तुमने मुझे किस करी थी। जेनी कहती है कि मैंने कब करी, मुझे याद नहीं है, मैं ड्रंक होने के बाद कुछ भी याद नहीं कर पाती हूँ। हाइशन कहता है कि एक्टिंग मत करो, मैंने तुम्हारे डैड से पूछा था और मुझे पता लग गया है कि तुम ड्रंक होने के बाद भी सारी चीज़ें याद रखती हो कि क्या हुआ था। तो फिर जेनी मान लेती है और कहती है कि देखो मेरी एज हो चुकी है और तुम इतने हैंडसम मैन हो तो ऑफकोर्स है कि मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होती हूँ। हाइशन कहता है कि अच्छा तो यहाँ पर आके बैठो। जेनी उसके ऊपर आके बैठ जाती है और उसे कहती है कि मेरे आसपास तुम ही इकलौते मैन हो जो कि इतने हैंडसम हो, तो यही वो रीज़न है कि मैंने तुम्हें किस कर लिया और मैं तुमसे अट्रैक्टेड हूँ। तो फिर हाइशन जेनी को नज़दीक करके कहता है कि फिर क्या हम कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करें और हमारे फेक रिलेशन को असली बना दें। तो जेनी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं और वह यहाँ से उठने की कोशिश करती है। तो ये कहता है कि तुम कैसे जा सकती हो, अभी तो हमारा हिसाब भी बराबर नहीं हुआ है, कल तुमने मुझे किस करी थी। जेनी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम भी मुझे किस बैक कर लो। तो फिर ये मान जाता है और तुरंत ही उसे किस करने लगता है। और फिर जेनी शर्मा जाती है और तुरंत ही अपने रूम में भाग जाती है। और फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जेनी इस बारे में अपनी फ्रेंड को कॉल करके सब बता रही होती है। और फिर इसके बाद वो अचानक से बिजनेस ट्रिप पर चली जाती है। तो हाइशन और वो दोनों एक दूसरे को वीडियो कॉल पे बात कर रहे होते हैं और दोनों ही बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। फिर अचानक से हाइशन यहाँ जेनी को पिक करने के लिए पहुँच जाता है, तो वो तो उसे देखकर बहुत ही खुश होती है और जल्दी से हक कर लेती है। फिर ये कहता है कि अब तुम सो जाओ क्योंकि फिर हम लोग रात में घूमने भी चलेंगे। तो फिर जेनी अपने रूम में चली जाती है सोने और फिर रात में दोनों बाहर घूमने जाते हैं और हाइशन इसके लिए ज्वेलरी भी खरीदता है। फिर जब दोनों वापस से रूम में आते हैं तो फिर हाइशन जेनी को हक करने लगता है और फिर दोनों फिर से किस करते हैं, पर फिर ये से रोक देती है और कहती है कि यही तुम्हारा रिवॉर्ड था मुझे पिक करने आने के लिए, लेकिन अब मैं शावर लेने जा रही हूँ, ऐसा बोलकर भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि हाइशन याद करने लगता है और हमें फ्लैशबैक भी दिखाते हैं कि हाइशन एक्चुअल में पहले से ही जेनी को लाइक करता था और उसका जब इंटरव्यू भी होता था तो वो बताता था कि वो किसी को लाइक तो करता है लेकिन शायद वो उसे कभी कन्फेस ही नहीं कर पाएगा। फिर यहाँ फ्लैशबैक खत्म होता है और नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि हाइशन कहीं बाहर गया होता है, तो जेनी होटल के बाहर ही उसका इंतजार कर रही होती है और फिर वो उसे देखते ही यहाँ पर खुश हो जाती है। इसके बाद दोनों यहाँ पर ग्रैंडपा के घर पहुँच जाते हैं
और फिर यहाँ पे ग्रैंडपा के साथ हाइशन चेस खेल रहा होता है और जेनी उसी के ऊपर सर रखकर सो जाती है, तो वो उसे रूम में जाके लेटा देता है। फिर जब जेनी की नींद खुलती है तो वो रूम से बाहर जाती है और दिखती है कि उसके ग्रैंडपा यहाँ पर हाइशन से उसके बारे में ही बातें कर रहे हैं और हाइशन उन्हें सब बता रहा होता है कि वो तो जेनी को बहुत चाहता है और उसका हमेशा ही ख्याल रखने वाला है और उसको हमेशा प्रोटेक्ट करने वाला है। जेनी जब ये सुनती है तो बहुत ही इमोशनल हो जाती है और बहुत ही खुश भी, और फिर वो हाइशन के क्लोज होने के अलग अलग बहाने करने लगती है और उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रही होती है। और वो ग्रैंडपा को भी अपने इस बारे में बताती है कि वो भी अब हाइशन को लाइक करने लग गई है और अब वो भी उसे उतना ही प्यार करेगी जैसे वो उसे करता है। हम देखते हैं कि जेनी एक नोट लेकर हाइशन के पीछे घूमने लगती है और उससे उसकी सारी पसंद की चीज़ें पूछ पूछ कर नोटिस करके लिख रही होती है। फिर रात में हम देखते हैं कि जेनी यहाँ पर जानबूझ के बीमार होने का नाटक करती है। जैसे ही हाइशन यहाँ पर उसके पास आता है तो वो उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। फिर दोनों किस करने लगते हैं, पर हाइशन ज़्यादा आगे नहीं बढ़ता और जेनी को सोने के लिए बोलता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हाइशन बिजनेस ट्रिप पर चला गया होता है और जेनी अपनी फ्रेंड के साथ होती है और उसके फ्रेंड उसे बताती है कि उसे ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए उसके हस्बैंड ने उसके लिए ज्वेलरी ब्रांड ही खरीद लिया है। जेनी ये सुनकर बहुत ही खुश होती है कि हाइशन ने उसके लिए सरप्राइज गिफ्ट तैयार किया है। फिर जब वो बिजनेस ट्रिप से वापस आता है तो जेनी उसे बता देती है कि उसे सरप्राइज बहुत ही पसंद आया। फिर दोनों यहाँ पर काफ़ी सारी बातें करते हैं और फिर जब दोनों पैशनेटली किस करने लगते हैं तभी अचानक से हाइशन की तबीयत खराब होने लगती है और वो जेनी से पूछता है कि क्या तुमने स्ट्रॉबेरी मिल्क पी थी। तो जेनी कहती है कि हाँ। वो पूछती है कि क्या तुम्हें कोई चीज़ से एलर्जी है, तो फिर वो बताता है कि मिल्क की बनी हुई सारी चीज़ों से। फिर वो तुरंत ही उसे एलर्जी की मेडिसिन ला कर देती है और उसे सॉरी कहने लगती है। तो ये कहता है कि कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जेनी कहती है कि अब मैं मिल्क की बनी हुई कोई भी सारी चीज़ें नहीं पीऊँगी। हाइशन कहता है कि नहीं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। जेनी कहती कि नहीं, मैं करूँगी, मेरे लिए तुम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो फिर ये सुनकर वो भी बहुत ही खुश होता है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि जेनी यहाँ पर मेड आंटी से बातें कर रही होती है और उनसे हाइशन के बचपन के बारे में पूछ रही होती है कि क्या जब वो छोटा था और उसके डैड जिंदा थे तब तो वो बहुत ही ज़्यादा बातें करते रहा करता होगा और एक हंसता खेलता बच्चा रहा होगा। तो आंटी बताती है कि नहीं, वो बचपन से ही ऐसे ही शांत रहा करता था। जेनी मेरी आंटी से पूछती है कि क्या आप मुझे सच सच सारी चीज़ें बताएंगी, मैं उसके बारे में और जानना चाहती हूँ। तो फिर उसे बता देती है कि जब वो छोटा था ना तो उसके मॉम डैड उससे प्यार ही नहीं करते थे। उसके डैड तो बाहर कंपनी के काम में बिजी रहते थे और मॉम उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। हाइशन की जो मॉम थी, जब उनकी शादी मिस्टर लू से यानी कि उसके डैड से हुई तो वो दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी और हाइशन की मॉम का पहले से कोई फर्स्ट लव था, इस वजह से दोनों का रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा था। लेकिन फिर उसके बाद जब हाइशन पैदा हो गया तब तक तो कुछ भी सही नहीं था, लेकिन जब जांग पैदा हुआ था तब हाइशन की मॉम और उसके डैड के बीच का रिलेशन अच्छा हो चुका था। लेकिन मॉम कभी भी जियांग को ही ज़्यादा प्यार करती थी और हाइशन को बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। और जियांग जब छोटा था तो वो एक बार खो गया था और इसका इल्ज़ाम मॉम ने हाइशन के ऊपर ही डाल दी थी। तो इस वजह से वो अपने आप को पूरी तरीके से खो चुका था और साइलेंट रहने लग गया था। जेनी ये जानकर बहुत ही गुस्सा होती है कि आखिर किसी की मॉम एक बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है जबकि दोनों ही उनके बच्चे थे। आंटी कहती है कि जब से आप उनकी लाइफ में आई है तब से वो बहुत ही स्माइल करते हैं और बहुत ही खुश रहते हैं, तो आप ऐसे ही प्लीज़ उनके साथ हमेशा रहना। फिर हम देखते हैं कि जेनी यहाँ पर हाइशन का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रही होती है, दोनों का रिलेशनशिप और अच्छा हो जाता है और फिर दोनों साथ में पहली बार नाइट भी स्पेंड करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि हाइशन के भाई जियांग को इस बारे में पता लग जाता है कि उसने ही उसकी और रैन की वो न्यूज़ लीक करा था उसकी और जेनी की शादी तोड़ने के लिए। तो फिर ये तो हाइशन को मारने लग जाता है और कहता है कि भाई आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, आप कितने शेमलेस हो, आपने मेरा प्यार मुझसे छीना है। तो फिर हाइशन कहता है कि तुम उसे डिजर्व ही नहीं करते थे। और फिर हम देखते हैं कि जियांग जेनी को बाहर मिलने के लिए बुलाता है और वो वहाँ पर फिर से अपना लव उसे कन्फेस वगैरह कर रहा होता है और सब समझा रहा होता है कि वो बिल्कुल भी रैन को पसंद नहीं करता और उनके बीच में कुछ हुआ ही नहीं था। जेनी उसे क्लियर करती है कि ये प्यार है ही नहीं जो वो उससे करता था, नहीं तो वो उसे ही चुनता। जेनी उसे सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद जब घर आती है तो वो देखती है कि हाइशन बहुत ही अपसेट होता है क्योंकि उसे लगा था कि जेनी वापस से जियांग के पास चली गई है। वो उसे बताती है कि मैंने तुम्हें मैसेज भी करी थी कि मैं बस उसे सारी चीज़ें क्लियर करने जा रही हूँ और मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। फिर हाइशन बहुत ही खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जेनी से मिलने के लिए जियांग की मॉम और जियांग दोनों आए होते हैं और जियांग यहाँ पर जेनी को बातें सुना रहा होता है और उसे ये भी बता देता है कि उसका भाई अच्छा नहीं है, बचपन में उसकी वजह से वो खो गया था। तो जेनी उसे एक्सप्लेन करती है कि वो भी उस टाइम पर छोटा बच्चा ही था
और वो तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेने गया था और उस वक्त तुम्हें चोरों ने पकड़ के लेके चले गए, तो उसमें उसका क्या कसूर? वो इसे सब समझाती है कि वो तो तुम्हारी कितनी केयर करता है और तुम्हारे लिए ही सब कुछ सोचता है। फिर जियांग को सब समझ आ जाता है और जेनी उसे कहती है कि अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे तुम्हारी मॉम से ज़रूरी बात करनी है। और फिर जेनी हाइशन की मॉम को कहती है कि आपने सच में हाइशन के साथ कितना बुरा करी है। आपको क्या लगता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता कि हाइशन आपके फर्स्ट लव का बेटा था और आपकी शादी जब मिस्टर लू के साथ हो गई तो आप उनके साथ पहले तो खुश नहीं थी, लेकिन जब आपके और मिस्टर लू के बीच में सब कुछ ठीक हो गया तो आपने कभी हाइशन को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाई, क्योंकि वो तो आपके फर्स्ट लव का बच्चा था और इस वजह से आप सिर्फ जियांग से ही प्यार करती थी और आप चाहती हैं कि सब उसे मिले। हाइशन की मॉम शौक होती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला, तो फिर ये बताती है कि मैंने हाइशन के रूम में एक डॉक्यूमेंट देख ली थी और मुझे पता लगा कि वो ये चीज़ तब जान गया था जब वो छोटा था कि आप उसे क्यों नहीं चाहती, क्योंकि वो इस लू फैमिली का था ही नहीं। फिर तो हाइशन की मॉम को बहुत ही गिल्टी फील होने लगता है और वो रोने लग जाती है और इसके बाद वो जियांग के पास जाती है और कहती है कि मैं अब हाइशन को फेस नहीं कर पाऊंगी, तो मुझे अब्रॉड भेजो। फिर हम देखते हैं कि जेनी और हाइशन तो अपनी साथ में बहुत ही हैप्पी मैरिज लाइफ बिता रहे होते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।